Hi, Assalamu alaikum students. This is Hamza Noor and today I have a question from A-Levels Accounting 9706 AS level, and the topic is overhead and absorption costing, and the question is from October-November 2007 attempt P2 question number 3. Let's see what the question says. New Star Furniture Limited produces three types of wooden bench: single seat, two seat and three seat. These are manufactured in two departments, assembly and finishing. There are also two service departments, canteen and maintenance. Estimated data for the year ended 31st December 2007 is as follows. Uh, Unit selling price: single seat is given 80, two seat is given 100 and three seat is 120. इसी तरह यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर असेंबली के और डायरेक्ट लेबर फिनिशिंग के, ये इन्फॉर्मेशन भी आपको गिवन है, ये तीनों सीट्स की अलग अलग. और फिर एस्टिमेटेड प्रोडक्शन जो दी हुई है आपको, सिंगल सीट की 12,000 है और टू सीट की 10,000, थ्री सीट की 5,000. मशीन आवर्स पर यूनिट, हर यूनिट को बनाने में मशीन ने कितने घंटे काम किया, 2, 3 और 4. एंड एस्टिमेटेड ओवरहेड्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2007 आर एज फॉलोज. स्पेस कॉस्ट आपको टोटल गिवन है 55,000, ठीक है. एप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट 120,000 गिवन है, इनकी आपने अपोर्शनमेंट करनी होगी. और एब्जॉर्ब्ड एलोकेटेड ओवरहेड्स, कुछ ओवरहेड्स आपके ऑलरेडी एलोकेटेड हैं, उन्होंने टोटल आपको एलोकेटेड ओवरहेड्स बता दिए ईच डिपार्टमेंट के. दो आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं और दो आपके सर्विस डिपार्टमेंट हैं. प्रोडक्शन वाले असेंबली एंड फिनिशिंग है और सर्विस वाले मेंटेनेंस एंड कैंटीन है. अच्छा, पहली बात ये कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स वो डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं इन प्रोड्यूसिंग अ सर्टेन थिंग, और सर्विस डिपार्टमेंट वो होते हैं जो कि इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को असिस्ट करते हैं गुड्स बनाने में, ठीक है. अब एलोकेटेड ओवरहेड्स आपके पास 28,100, असेंबली के, फिनिशिंग के 30,200, मेंटेनेंस के 9,400 एंड कैंटीन के 11,000. टोटल जो एलोकेटेड ओवरहेड्स हैं वो आपके 78,700 है. एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपके पास डिपार्टमेंट बेस गिवन है, ठीक है, मतलब जिस बेस पे आप एलोकेशन कर सकते हैं, जिन जिन बेसिस पे. फ्लोर एरिया स्क्वायर मीटर्स गिवन है आपको, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ गिवन है और कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट आपको गिवन है, ठीक है. अब आगे सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं. पार्ट ए की जो रिक्वायरमेंट है, कह रहा है यार, यूज द टेबल बिलो टू प्रिपेयर एन ओवरहेड एनालिसिस शीट फॉर द ईयर एंडिंग 31st December 2007 डिटेलिंग ओवरहेड्स for the assembly and finishing departments. Canteen costs are shared among all other departments on the basis of the number of employees. यार वैसे नॉर्मली और यूजुअली यही होता है कि कैंटीन की आप कॉस्ट को जो डिस्ट्रीब्यूट करते हो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ या फिर नंबर ऑफ मील्स दे डिस्ट्रीब्यूट, उसकी बेसिस पर आप उसको एलोकेट कर सकते हो, आप उसको अपोर्शन कर सकते हो, ठीक है. तो ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात हो गई. फिर कह रहा है कि मेंटेनेंस कॉस्ट आर शेयर्ड बिटवीन द असेंबली एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ 60% असेंबली एंड 40% फिनिशिंग. यार इससे एक बात तो ये साबित हो गई कि पहले कैंटीन की कॉस्ट को आपने अपोर्शन करना है और फिर आपने मेंटेनेंस की कॉस्ट को अपोर्शन करना है, क्योंकि मेंटेनेंस का जो बेसिस गिवन है वो 60 to 40% का रेशियो आपका गिवन है कि इसको असेंबली और फिनिशिंग में डिस्ट्रीब्यूट कर देना. अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि देखो यार, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ना आपके पास होते हैं 4 स्टेप्स. सबसे पहला स्टेप होता है आपका एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट, ठीक है. पहला स्टेप एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट होता है. एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑलरेडी हो चुकी है, सवाल में आपको ऑलरेडी एलोकेटेड कॉस्ट गिवन है. दूसरा स्टेप होता है आपका ओवरहेड्स का अपोर्शनमेंट, वो आपने अभी परफॉर्म करना है. पहले ओवरहेड्स को आपने अपोर्शन करना होता है उन डिपार्टमेंट्स की बेसिस के हिसाब से, ठीक है. और फिर तीसरा स्टेप होता है ओवरहेड्स की रीअपोर्शनमेंट, यानी कि सर्विस डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट को ख़त्म करके आप जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो. और चौथा स्टेप आपके पास ओवरहेड एब्जॉर्प्शन होता है, जिससे आपके पास अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन पता चलता है. तो बताने का मकसद ये कि ये सारे स्टेप्स जो हैं ये सीक्वेंस वाइज फॉलो होते हैं, ठीक है. मतलब आप आखिरी स्टेप जो एब्जॉर्प्शन, अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन, आप उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक आपके पहले 3 स्टेप्स मुकम्मल ना हो गए हो. तो यहाँ पे इस सवाल में खुसूसी तौर पे एलोकेशन ऑलरेडी हुई है, आपने स्टेप 2 और 3 पहले परफॉर्म करना है, फिर आगे स्टेप 4 की बात आएगी, ठीक है. अब यहाँ पे आपके पास जो स्पेस गिवन है, आपके पास देखें 17 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है पार्ट ए की. आपने करना क्या है कि एक ओवरहेड एनालिसिस शीट बनानी है फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2007. तो सबसे पहली बात तो ये है कि एलोकेटेड ओवरहेड्स जो हैं आपके वो लिख लेते हैं, ठीक है. एलोकेटेड ओवरहेड्स कितने हैं यार हर डिपार्टमेंट के? असेंबली के 28,100, असेंबली के 28,100, फिनिशिंग के 30,200,
मेंटेनेंस के कितने हैं, मेंटेनेंस के 9400 और कैंटीन के आपके 11,000। ठीक है जनाब, ये हो गया। उसके बाद आपकी स्पेस कॉस्ट की बात आ रही है। अच्छा यार, स्पेस कॉस्ट नाम से पता चल ही रहा है कि यार देखो, इसकी जो डिपार्टमेंट बेस, जिस बेस पर इसको अपोर्शन करना है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, वो आपके पास फ्लोर एरिया स्क्वायर मीटर्स होता है। ठीक है, तो टोटल जो स्पेस कॉस्ट कितनी है यार, 55,000। टोटल स्पेस कॉस्ट आपकी 55,000 है और बेस आपको गिवन है फ्लोर एरिया स्क्वायर मीटर्स। ठीक है, क्योंकि पहली सवाल में मेंशन कर दिया कि कैंटीन की तो कॉस्ट है वो तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ पे के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगी, और मेंटेनेंस का तो उन्होंने 60 to 40% का रेशो गिवन है। तो आपने स्पेस कॉस्ट को जो है वैसे फ्लोर एरिया की बुनियाद पर आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो असेंबली का फ्लोर एरिया कितना है, 3000। मैं यहाँ पे थोड़ी वर्किंग कर रहा हूँ, ठीक है, साइड में। और टोटल जो फ्लोर एरिया है वो आप कैलकुलेट कर लो, 3000 प्लस 3800 प्लस 2000 एंड प्लस 2200। हाउ मच इज दैट? एक मिनट जरा मुझे भी निकालने दो। 3000 प्लस 3800 प्लस 2000 प्लस 2200, ये कितना हो गया यार, 11,000। 11,000 आपकी टोटल जो है वो फ्लोर एरिया आ रहा है सारे डिपार्टमेंट्स का ऐड करके, और असेंबली का जो है वो 3,000 है। अब सीन कुछ ऐसा है कि भाई स्पेस कॉस्ट आपके पास है जनाब 55,000, तो 55,000 मल्टीप्लाई बाय 3,000 डिवाइडेड बाय 11,000। हाउ मच इज डैट? 55,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 11, दिस इज 15,000। तो ये आपके पास जनाब स्पेस कॉस्ट जो असेंबली की आ गई वो 15,000 आ गई। इसी तरह आपने जो है वो स्टेप बाय स्टेप आपने सारी जो है वो कैलकुलेट कर लेनी है। अगला क्या होगा आपके पास, ऑब्वियसली बात है 55,000 मल्टीप्लाई बाय 3,800 डिवाइडेड बाय 11,000। ये कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है। 55,000 मल्टीप्लाई बाय 3,800 डिवाइड बाय 11,000, ये आ रहा है जनाब आपका 19,000। तो 19,000 ये हो गया। बात समझा रही है? उसके बाद आपके पास मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस का फ्लोर एरिया कितना है यार, 2,000 है। तो 55,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 11, 10,000 हो गया ये। और उसके बाद कैंटीन है। कैंटीन का फ्लोर एरिया है 2200। सो 55,000 मल्टीप्लाई बाय 2200 डिवाइडेड बाय 11,000, तो ये 11,000 आ रहा है। ठीक है भाई, तो ये आपकी टोटल जो है स्पेस कॉस्ट को हमने अपोर्शन कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लोर एरिया। उसके बाद आपके पास है यार डेप्रिसिएशन। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन में हमारे पास जो है, जाहिर सी बात है यार, एक आपको बेस गिवन है कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट का। ठीक है, इसको मैं ज़रा जूम करूँ। कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट आपको हर डिपार्टमेंट में गिवन है 175,000, 200,000, 100,000 एंड 125,000। इसको आप दो तरीके से अपोर्शन कर सकते हो। कैसे कि यार देखो, टोटल अगर मैं जनाब सारे डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट को ऐड कर लूँ, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट को, तो मेरे पास वो बन रहा है 6 लाख का फिगर। और डेप्रिसिएशन सवाल में कितनी गिवन है यार, 120,000, 1,20,000। तो 1,20,000 जो है वो 6 लाख का कितना परसेंट होता है, 20% होता है। यानी कि डेप्रिसिएशन जो है वो आपकी 20% हो जाएगी। हर डिपार्टमेंट में इसको एलोकेट कर देंगे। इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर आपको सिमिलर वही तरीका अपनाओ जो आपने अभी अभी किया है। आप टोटल लिखो, टोटल आपका 6 लाख है, और असेंबली का कितना है आपके पास, 175,000। ठीक है, और आपके पास एप्रिसिएशन की टोटल अमाउंट है 120,000। तो आप ज़रा ये कर लो, 120,000 मल्टीप्लाई बाय 175 डिवाइडेड बाय 600, तो ये आपके पास 35,000 आ गई। ठीक है, और अगर 175,000 का 20% भी निकाल लो डायरेक्ट, तो आपके पास 35,000 ही आएगी। ठीक है जनाब, तो 35,000 ये आ गई। बाकियों के फिगर मैं आपको बता देता हूँ, आप इसी तरह कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 40,000, 20,000 और 25,000। ये सवाल ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया हुआ है। 20,000 एंड 25,000। ठीक है जनाब,
आसान है। उसके बाद आपके पास कैंटीन की बात हो रही है। अब देखो कैंटीन की जो टोटल कॉस्ट है पहले आपने उसको जो है रीअपोर्शन करना है, ठीक है, अमंग्स ऑल अदर डिपार्टमेंट। कैंटीन की कॉस्ट को बेसिकली आपने एलिमिनेट करना है। सबसे पहले तो आप कैंटीन की अब तक की टोटल कॉस्ट निकाल लो। 11,000 प्लस 11,000 प्लस 25,000, हाउ मच इज दैट? ये हो गई जनाब आपकी 47,000। तो इस 47,000 को आपने यहाँ से एलिमिनेट करना है और बाकी डिपार्टमेंट्स में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, रीअपोर्शन कर देना है, ठीक है जनाब। तो अब कैंटीन को हमने किस बेस पे किया है? कैंटीन को सवाल ने जैसे मेंशन किया हुआ था कि इधर कैंटीन कॉस्ट आर शेयर्ड अमंगस्ट ऑल अदर डिपार्टमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ देखते हैं यार कितने हैं हर डिपार्टमेंट के। हमारे पास असेंबली में 10 हैं, फिनिशिंग में 9 हैं और मेंटेनेंस में 6 हैं। अच्छा, जब कैंटीन की कॉस्ट को आप रीअपोर्शन करोगे ना, डिस्ट्रीब्यूट करोगे अमंग्स ऑल अदर डिपार्टमेंट्स, तो आप कैंटीन की बेस का जो फिगर है यानी 5 एम्प्लॉयज़ जो कैंटीन में है, आप उनका आप जब सम निकालोगे, डिनोमिनेटर जो आपकी डिपार्टमेंट बेस होगी उसमें आप 5 को इंक्लूड नहीं करोगे, क्योंकि यार वो तो ऑलरेडी कैंटीन के बंदे हैं ना। हमें तो बाकी डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमें तो कैंटीन की कॉस्ट को एलिमिनेट करना है। तो कैंटीन की कॉस्ट वैसे कितनी बनी टोटल? 47,000, ठीक है। 47,000 मल्टीप्लाई बाय असेंबली में कितने बंदे काम कर रहे हैं यार? 10, और टोटल आप लेंगे 10 प्लस 9 प्लस 6। कैंटीन के नहीं लेंगे आप, क्योंकि कैंटीन की कॉस्ट को आपने एलिमिनेट करना है, तो उसको लेने का कोई तो नहीं बनता। 10 प्लस 9 प्लस 6, हाउ मच इज दैट? 25, ठीक है। तो 47,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 25 कितना हो गया जनाब? ये 18,800। तो 18,800 हमारी ये असेंबली में कैंटीन की कॉस्ट एलोकेट वो रीअपोर्शन हो गई। फिनिशिंग की कितनी आएगी चेक कर लो इसी तरह। 47,000 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 25, हाउ मच इज दैट? ये आ गई आपकी 16,920। और इसी तरह आपके पास मेंटेनेंस में कितनी जाएगी? 11,280। समझ आ रही बात? अब हमने क्या करना है, अगला स्टेप है हमारा कि मेंटेनेंस की कॉस्ट को आपने रीअपोर्शन करना है। तो पहले मेंटेनेंस की कॉस्ट को, ठीक है, मेंटेनेंस की जो टोटल कॉस्ट है, तो पहले आप देखो कि मेंटेनेंस की टोटल कितनी आ रही है। 9,400 प्लस 10,000 प्लस 20,000 और प्लस 11,280, हाउ मच इज दैट? 50,680। तो मेंटेनेंस की जो टोटल आ गई वो 50,680, और वो मैंने यहाँ से एलिमिनेट कर देनी है। समझ आ रही बात? तो ये तो कैंटीन में तो ख़त्म हो गया, ये तो हो गया नील। और इससे सवाल में मेंशन किया हुआ है कि मेंटेनेंस की कॉस्ट को आपने असेंबली और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में 60-40 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 60% का रेशो जो है वो असेंबली का है और 40% का रेशो आपका फिनिशिंग का है। तो 50,680 का 60% कितना हो गया यार? ये मल्टीप्लाई बाय 0.6 कर दो, 30,408। ठीक है, आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। बस आपकी थोड़ी सी वर्किंग आपकी थोड़ी फास्ट होनी चाहिए, क्विक होनी चाहिए, तो सवाल आपसे बड़े अच्छे तरीके से और इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली अटैम्प्ट हो जाएगा। और 50,680 का 0.4 कितना हो गया जनाब? 20,272। ठीक है भाई। तो अब आपके पास जो है यहाँ पे अब लिख दोगे टोटल। तो टोटल जनाब आपके पास एलोकेटेड ओवरहेड्स के जो आए होंगे और फिनिशिंग के जो आए होंगे वो आपने लिखने हैं। एलोकेटेड को सब ऐड कर लो, 28,100 प्लस 15,000 प्लस 35,000 प्लस 18,800 प्लस 30,408 एंड दिस इज इक्वल टू 127,308। इसको मैं लिख रहा हूँ ज़रा ब्लैक से। वैसे आपने एग्ज़ाम में एक ही कलर का पेन यूज़ करना है आपने, आइदर ब्लू और ब्लैक, वहाँ ऐसे नहीं चलेगा। यहाँ बस ऑनलाइन में थोड़ा सा ये हो जाता है, चल जाता है। बाकी आपके पास फिनिशिंग डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट इस तरह 126,392 है। ठीक है भाई, 126,392। और बाकी तो आपने मेंटेनेंस की कॉस्ट को जो है आपने एलिमिनेट कर दिया और कैंटीन की कॉस्ट को भी आपने पहले एलिमिनेट कर दिया। ये आपके जनाब 17 मार्क्स आपको
बड़े आसानी से मिल गए। आपकी बस वर्किंग मतलब लाइक फास्ट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए आप, ताकि कम टाइम में आप इसको इजीली सवाल को मैनेज कर सको। आगे बढ़ते हैं रिक्वायरमेंट में यार। पार्ट बी क्या कह रहा है? पार्ट बी कह रहा है कि कैलकुलेट करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस द ओवरहेड रिकवरी रेट फॉर द असेंबली डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेजेस एंड द फिनिशिंग डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन मशीन आवर्स। अब यहाँ पे देखो, ओवरहेड एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में शुरू के 3 स्टेप्स जो मैंने आपको बताए थे सवाल के शुरू में, वो 3 स्टेप्स अब हो गए। ओवरहेड एलोकेशन हो गई, अपॉर्शनमेंट हो गई, रीअपॉर्शनमेंट हो गई। अब जो चौथा स्टेप होता है ना, अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन, ये इसको निकालने के लिए पहले आप ओवरहेड रिकवरी रेट निकालते हो, ठीक है। तो अब ओवरहेड रिकवरी रेट आपने निकालने। ओवरहेड रिकवरी रेट का पहले फॉर्मूला सुन लो। ओवरहेड रिकवरी रेट या ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट एक ही बात है, इज इक्वल टू बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी, ठीक है। ये इसका आप समझ लो बेसिक सा फॉर्मूला है। अच्छा, अब तक ये जो जितनी ओवरहेड्स और ये जो चीज़ें आप देख रहे हो ना सवाल में, ये सारी एस्टिमेटेड होती हैं, बजटेड होती हैं। जाहिर सी बात है, पहले आप अपनी कॉस्टिंग वगैरह पूरी करते हो, आप अपने पूरे ओवरहेड्स कैलकुलेट करते हो, उनको एब्जॉर्ब करते हो, फिर आप देखते हो कि यार मेरा प्रॉफिट कितना होगा, तो आप उस पर मार्कअप वगैरह अप्लाई करते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बजटेड हैं, ये एस्टिमेटेड हैं, ठीक है जनाब। तो अब ये इसका बेसिक फार्मूला है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट या इसको कह लो ओवरहेड रिकवरी रेट, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी। अब असल जो गेम यहाँ पे होती है ना, वो होती है बजटेड एक्टिविटी की। अब ये बजटेड एक्टिविटी कितनी तरह की हो सकती है? या तो ये नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस पे हो सकती है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस मतलब यानी टू बी प्रोड्यूस, एस्टिमेटेड है कि नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, इसको यूँ लिख लो, ठीक है। जो एस्टिमेटेड आपकी प्रोडक्शन है उसके हिसाब से हो सकती है, यानी डिनोमिनेटर में ये आ सकता है, या फिर डिनोमिनेटर में डायरेक्ट लेबर आवर्स आ सकते हैं, डायरेक्ट लेबर आवर्स आ सकते हैं, या फिर डिनोमिनेटर में डायरेक्ट मशीन आवर्स आ सकते हैं। और इन तीनों के अलावा एक तरीका और है कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, यानी कि मतलब आई मीन उसको डायरेक्ट वेजेस भी कह सकते हो, या फिर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, उनकी बेसिस पर भी एब्जॉर्ब किया जा सकता है। लेकिन उस कंडीशन में जब आपके पास, जब न्यूमरेटर में भी आपके पास करेंसी होगी, डिनोमिनेटर में भी करेंसी होगी, तो एब्जॉर्प्शन रेट आपका परसेंटेज में आएगा। तो वो होता है एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस और एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। ये शुरू की 3 चीज़ें जो आपको दिख रही हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और डायरेक्ट लेबर आर, डायरेक्ट मशीन आर, ये परसेंटेज में नहीं निकलते, ये पर यूनिट, पर लेबर आर या पर मशीन आर निकलते हैं। तो फ़र्क को समझना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे जो है वो एग्जामिनर जो है वो बच्चे को असल उसकी चेक करता है कि जनाब बच्चे को ये चीज़ आती है कि नहीं आती। और बाकी इसके अलावा जो है आपके पास डायरेक्ट वेजेस की अगर बेस हो, या आपकी बेस डायरेक्ट मटेरियल्स की हो, तो वो जाहिर सी बात है करेंसी में आएगा, टोटल कॉस्ट आएगी, तो वो एज अ परसेंटेज होता है, दैट कैन बी एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है, और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ठीक है जनाब। उसके बाद अब हम इस सवाल में देखते हैं क्या कह रहे हैं कि कैलकुलेट करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस द ओवरहेड रिकवरी रेट फॉर द असेंबली डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेजेस। या डायरेक्ट वेजेस जो है वो जाहिर सी बात है करेंसी की बात हो रही है, करेंसी में पे करोगे ना यार, वेज जो होती है वो खर्चा होता है, वो आपकी करेंसी में मेजर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी बेस है एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, यानी यूँ समझ लो एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो आइए अब इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये 3 मार्क्स का है, लेकिन इससे पहले थोड़ा ओवरव्यू देना मैंने मतलब मुझे लगा कि ये ज़रूरी है, ये चीज़ पहले बता दी जाए। अब बात यह है कि असेंबली डिपार्टमेंट के जो ओवरहेड्स हैं उनको डायरेक्ट वेजेस पर आपने जो है उसकी बेस पे एब्जॉर्ब करना है। असेंबली डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड्स कितने हैं यार? 127
127,308। ठीक है जनाब। एस्टिमेटेड ओवरहेड्स कितना होगा, ये एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स होगा असेंबली डिपार्टमेंट के 127,308 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे थोड़ी सी वर्किंग है, आपको डायरेक्ट वेजेस की बुनियाद पे करना है। अब अगर आप सवाल पे गौर करो तो असेंबली डिपार्टमेंट में सिर्फ असेंबली की बात हो रही है अभी, डायरेक्ट लेबर को पर यूनिट जो आप पैसा पे करते हो वो 20 है, 13 है और 14 है। ठीक है, सिंगल सीट का अलग है, 2 सीट का अलग है और 3 सीट का अलग है। ठीक है भाई। अब उसके बाद ये कि नंबर ऑफ यूनिट्स कितने प्रोड्यूस कर रहे हो आप, आपके एस्टिमेटेड प्रोडक्शन किया है। सिंगल सीट की 12,000 है, 2 सीट की 10,000 है और 3 सीट की 5,000 है। तो आपने करना क्या है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा देना है। तो ये आपके पास डायरेक्ट वेजेस टोटल इन अमाउंट आ जाएंगी फॉर द टोटल एस्टिमेटेड प्रोडक्शन। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 12,000, पहले आप डिनोमिनेटर की वर्किंग कर रहे हैं हम यहाँ पे, 20 मल्टीप्लाई बाय 12,000 प्लस आपके पास जो है 13 मल्टीप्लाई बाय 10,000। ठीक है, और प्लस आपके पास जो है नेक्स्ट 14 मल्टीप्लाई बाय 5,000 है ये, यस 14 मल्टीप्लाई बाय 5,000। तो कितना हो गया यार, ज़रा ये चेक कर लो, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। 12,000 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय 10,000 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय 5,000, यार ये हो गया 440,000, 4,40,000 जो है टोटल डायरेक्ट वेजेस हो गई आपकी असेंबली डिपार्टमेंट की। ठीक है जनाब, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1। अब देखो न्यूमिनेटर में भी आपकी करेंसी यूज़ हो रही है 127,308 और डिनोमिनेटर में भी जनाब आपकी करेंसी यूज़ हो रही है। तो अब ये एज अ परसेंटेज होगा 127,308 डिवाइडेड बाय 440,000 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना परसेंट हो गया यार। और सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो राउंड ऑफ करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, अच्छे वाले आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलने के होंगे, वो कहीं आप लूज़ ना कर दो। ठीक है जनाब, तो ये आपके पास आ गया 28.93%। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 28.93%। ये तो था आपका असेंबली डिपार्टमेंट का। इसी तरह आपको नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में फिनिशिंग डिपार्टमेंट का करना है, लेकिन फिनिशिंग डिपार्टमेंट की बेसिस जो है, उसकी बेस जो है एब्जॉर्प्शन की, वो मशीन आवर्स है। ठीक है, पहले तो आप देख लो यार फिनिशिंग डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स कितने एस्टिमेटेड निकाले हैं आपने, 126,392 वो आपने ले लिया जनाब न्यूमरेटर में 126,392 और डिनोमिनेटर में जाहिर सी बात है यार थोड़ी वर्किंग करनी पड़ेगी आपको। मशीन आवर्स की बात कर रहे हैं, अब सवाल पर आ जाओ। और पहले की थोड़ी वर्किंग मैंने की हुई ये मैं ज़रा मिटा दूँ ताकि सवाल थोड़ा आपको साफ़ सुथरा लगे, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है भाई, अब आपके पास जो है जनाब फिनिशिंग डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं नंबर ऑफ मशीन आवर्स के ऊपर, ऐसा ही है, कंफर्म कर लें हम, बिल्कुल। अब आप ये देखो कि देखो मशीन आवर पर यूनिट जो है वो सिंगल सीट का 2 है, यानी एक यूनिट बनाने में 2 घंटे लग रहे हैं सिंगल सीट में, 2 सीट में 3 घंटे लग रहे हैं, 3 सीट में 4 घंटे लग रहे हैं। और एस्टिमेटेड प्रोडक्शन की इनकी 12, 10 एंड 5,000 रिस्पेक्टिवली। तो इसके अंदर भी वही करेंगे, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5,000 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये हो गया आपका 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2 आपका 24,000 हो गया, प्लस 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 आपका 30,000 हो गया, और प्लस तीसरी चीज़ क्या है भाई 5,000 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 20,000। टोटल कर लो क्या है यार, 20 प्लस 30 50 हो गया, 50 प्लस 24 74। सो टोटल इज, अब डिनोमिनेटर, अब आप ये देखो ओवरहेड आपका जो न्यूमरेटर है ना वो आपका करेंसी के साथ है, डॉलर की साइन के साथ है, और डिनोमिनेटर में अब आपका करेंसी नहीं है, डॉलर नहीं है, यू हैव नंबर ऑफ मशीन आवर्स, टोटल नंबर ऑफ मशीन आवर्स बेसिकली दैट इज 74,000 मशीन आवर्स। आपने यहाँ पे मेंशन करना है ज़रूरी, फुल फॉर्म में मेंशन करना भाई, शॉर्ट फॉर्म्स बिल्कुल नहीं चलेंगी पेपर में, चाहे अकाउंटिंग हो, मैथ्स हो, कुछ भी हो, शॉर्ट फॉर्म्स नहीं यूज़ करनी है।
तो जनाब आप कर लो डिवाइड 126,392 डिवाइडेड बाय 74,000 कितना हो गया भाई? ये हो गया 1.708। लेकिन करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस हर हाल में। यह सवाल की रिक्वायरमेंट ना बार बार पढ़ते रहा करो, बार बार देखते रहा करो कि कितने करेक्ट टू कितने डेसिमल प्लेसेस मांगे हैं या फिर क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, ताकि मार्क्स लूज करने का ना वो मतलब कोई मतलब एग्जामिनर को मौका ना मिले आपके मार्क्स काटने का, समझ लो। $1.71 हो जाएगा जनाब। लेकिन क्या लिखोगे? $1.7 पर मशीन आवर। अब मेरे पास यहाँ स्पेस अभी इतनी दिख नहीं रही मुझे, तो इसलिए मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। आपने फुल फॉर्म में लिखना है पेपर में, ठीक है। वैसे तो स्पेस मेरे पास वही है जो पेपर में होती है, लेकिन मैं जो है थोड़ा अभी आगे भी चीज़ें सॉल्व करनी है, समझानी है, तो बस यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर ली। आप खैर फुल फॉर्म यूज़ करेंगे। तो यहाँ तक आपका सवाल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। पार्ट सी की रिक्वायरमेंट क्या है यार? देखो अब यहाँ पे इन्होंने थोड़ा थ्योरी मांगी आपसे 2 मार्क की। स्टेट द रीजन फॉर यूजिंग डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द ओवरहेड रिकवरी रेट इन बी। यार सवाल पूछ रहा है कि भाई ये पार्ट बी में जो आपने ये काम करा है, असेंबली डिपार्टमेंट को आपने जो है बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेजेस अब्जॉर्ब करा है और फिनिशिंग डिपार्टमेंट को तो आपने मशीन आवर्स पे किया है। यार इसकी वजह क्या है, क्या रीज़न हो सकता है? ठीक है, तो अब इस सिंपल सी आपको यहाँ पे 2 मार्क का आंसर लिखना है। 4 लाइन्स है आपके पास, इसी में आपके सेंटेंस आ जाने चाहिए। अब देखो सीन ये होता है कि यार असेंबली डिपार्टमेंट में ना आपको डायरेक्ट वेजेस की बुनियाद पर इसलिए करें, वहाँ पे लेबर इंटेंसिव वो डिपार्टमेंट बेसिकली लेबर इंटेंसिव ज़्यादा है। लेबर वहाँ पे ज़्यादा काम कर रही है मैनुअली, और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में ज़्यादा काम जो है वो मशीन का है, इसलिए वो मशीन आवर्स पे। तो एक आपको शायद ये पता हो कॉन्सेप्ट, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ना 2 तरह के होते हैं, बेसिकली 2 तरह के होते हैं। एक आपका ब्लैंकेट रेट होता है। ब्लैंकेट रेट क्या होता है यार? फैक्ट्री के तमाम ओवरहेड्स को जो है आप किसी एक बुनियाद, किसी एक बेस पर एब्जॉर्ब कर लेते हो, ठीक है। और एक आपका डिपार्टमेंटल रेट होता है जो कि ईच इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के हिसाब से वेरी करता है। तो ज़्यादा इफेक्टिव मेथड जो होता है ना वो आपका डिपार्टमेंटल रेट होता है एज़ कम्पेयर टू ब्लैंकेट रेट, क्योंकि उसमें हर डिपार्टमेंट की जो है वो मुख्तलिफ उसकी जो सिनेरियो होता है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम देखते हैं। अब डायरेक्ट वेजेस जो है मेरे पास जो असेंबली डिपार्टमेंट है जिसको मैंने डायरेक्ट वेजेस की बुनियाद पे एब्जॉर्ब किया, उसको मैं मशीन आवर्स की बेस पे एब्जॉर्ब करता तो यार इतना सेंस नहीं बनता, क्योंकि असेंबली डिपार्टमेंट इतना आपका कैपिटल इंटेंसिव नहीं है, वहाँ पे लेबर की बात हो रही है, तो समझ लो। तो ये आपके डिपार्टमेंटल रेट्स हैं। तो ये बेसिकली आपसे रीज़न मांग रहा है कि यार क्या वजह हो सकती है फॉर यूजिंग द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द overhead recovery rate in part B. So your answer is like an assembly department is based on, ये आप लिख लो, मैं लिखवा देता हूँ पूरा 2 मार्क के जितना आपको लिखना है। An assembly department is based on, ये मैं काम करता हूँ पूरा लिख लेता हूँ, यहाँ वीडियो पॉज कर लेता हूँ तो आपको दिख जाएगा बाद में। तो आपका आंसर अभी ये है कि एन असेंबली डिपार्टमेंट इज बेस्ड ऑन लेबर इंटेंसिव ऑपरेशन, सो डायरेक्ट वेजेस बेस रिलेटेड टू लेबर इज मोर अप्रोप्रिएट। और इसके साथ आप आगे ये भी लिख दोगे कि ऑपरेशंस इन फिनिशिंग डिपार्टमेंट, ऑपरेशंस इन फिनिशिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, ऑपरेशंस इन फिनिशिंग डिपार्टमेंट आर कैपिटल इंटेंसिव, देखें शॉर्ट फॉर्म आपने तो हर किसी यूज़ नहीं करनी, मैं यहाँ पे चूँकि टाइम मुझे बचाना है थोड़ा, इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ कर रहा हूँ। आर कैपिटल इंटेंसिव सो मशीन आर बेस इज़ मोर रेलिवेंट, ठीक है भाई। सो मशीन आर बेस इज मोर रेलिवेंट, 2 मार्क की आपने यहाँ पे लिखनी थी। और आप जब पेन से वहाँ लिखोगे पेपर में तो यार आप पूरी स्पेस में आप ये चीज़ एडजस्ट कर लोगे। मेरे पास क्योंकि ये मैं आईपैड पे कर रहा हूँ तो राइटिंग थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, ठीक है। अब आपके पास जो है आखिरी पार्ट है, आखिरी रिक्वायरमेंट है पार्ट डी की। कैलकुलेट टू 2 डेसिमल प्लेसेस द टोटल कॉस्ट ऑफ 1
2 सीट बेंच या 2 सीट वाली बेंच जो सिंगल यूनिट है उसका, आप उसकी टोटल कॉस्ट निकालो। ठीक है जनाब, आते हैं अब सवाल की इंफॉर्मेशन की तरफ। यार ये जो 2 सीट वाली जो बेंच है, ठीक है, 2 सीट वाली जो बेंच है, इसकी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी है यार? 25 है। डायरेक्ट लेबर असेंबली में 13 है, डायरेक्ट लेबर फिनिशिंग में 4 है। पहले तो आप इसको यहाँ लिख लें। ठीक है जनाब, 2 सीट बेंच की हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये रिक्वायरमेंट आपकी 5 मार्क्स की है। पहले आ गया आपका डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है भाई, डायरेक्ट मटेरियल आपके पास 25 का है। फिर आपके पास डायरेक्ट लेबर जो है वो असेंबली का अलग है और फिनिशिंग का अलग है। डायरेक्ट लेबर असेंबली का अलग कितना है यार? सवाल अगर आपने अपने पास ओपन करके रखा हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, 13 और डायरेक्ट लेबर असेंबली का कितना है? सॉरी, असेंबली का लिख चुका हूँ, फिनिशिंग का लिखना है। डायरेक्ट लेबर फिनिशिंग दैट इज $4। ठीक है भाई, तो सारी डायरेक्ट कॉस्ट को जब हम ऐड करते हैं तो क्या आती है? प्राइम कॉस्ट। तो 25 + 13 + 4 कितना हो गया जनाब? ये मेरे पास 42 हो गया। ये हो गई मेरी प्राइम कॉस्ट। अब आती है असल कहानी। ये तो कोई मसला ही नहीं था, ये तो बहुत आसान था। ये तो खाली आपने कॉपी पेस्ट समझ लो क्या है। ओवरहेड्स को अब हमें एब्जॉर्ब, जो हमने एब्जॉर्ब किए हैं पहले, उन ओवरहेड्स को हमने इंक्लूड करना है। ठीक है, ऐड ओवरहेड्स। क्योंकि यार देखो, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो फुल कॉस्टिंग मेथड होता है उसके पीछे मकसद यही होता है कि सारी कॉस्ट को जो है वो आप एब्जॉर्ब कर लो और आप उसको पूरा आइडेंटिफाई कर सको कि यार मेरे एक यूनिट प्रोड्यूस करने में मेरी टोटल खर्चे कितने आ रहे हैं, उसको मैं एक यूनिट पे किस तरह एब्जॉर्ब करूँ। यही पीछे इसका मकसद होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड जो थ्योरी वगैरह होती है, वो नोट्स वगैरह और जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है वहाँ से अभी सारी चीज़ें और मज़ीद डिटेल में पढ़ सकते हो। ओवरहेड्स में क्या सीन है भाई? देखो, असेंबली के जो ओवरहेड्स हैं, असेंबली के ओवरहेड्स हैं आपके कितने, अभी वो देखते हैं। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताओ कि यार असेंबली के जो ओवरहेड्स तुमने किस बुनियाद पे एब्जॉर्ब किए थे? वो मैंने डायरेक्ट वेजेस की बुनियाद पे एब्जॉर्ब किए थे। इसका मतलब ये हुआ है, मुझे एक बात बताओ, मैं ज़रा ये साफ़ कर लूँ, थोड़ा सवाल साफ़ सुथरा कर देते हैं। असेंबली में आपके पास जो आपने देखो, असेंबली की जो ओवरहेड्स हैं आपने डायरेक्ट वेजेस की बुनियाद पे किए थे, ऐसा ही है? ठीक है, तो मुझे बताओ, डायरेक्ट वेजेस का ताल्लुक आपका डायरेक्ट लेबर से है या नहीं? असेंबली की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल है। तो 2 सीट में कितना लगता है? $13। लेकिन यार एब्जॉर्ब का जो रेट आया था वो हमारा 28.93% आया था। तो यानी $13 × 28.93%। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये कि यार अगर आपके पास डायरेक्ट वेज अगर 100 रुपये की होगी ना, तो 28 रुपये और 93 पैसे जो हैं आपके उसमें ओवरहेड्स होंगे, उसका ओवरहेड्स होगा। ठीक है, तो $13 × जो है 28.93% कर देंगे आप। ख्याल रहे कि असेंबली को हमने एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस की बुनियाद पे एब्जॉर्ब किया था। 13 × 28.93 करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, हाउ मच इज दैट? 3.77। ऑलराइट, उसके बाद आपके पास है फिनिशिंग। यार फिनिशिंग को मैंने किस बेस पे एब्जॉर्ब किया था? नंबर ऑफ मशीन आवर्स की बुनियाद पे। ठीक है, फिनिशिंग के ओवरहेड्स जो है मेरे पास आ रहे थे $1.71 पर मशीन आवर। पहले एक बात बताओ कि यार 2 सीट वाली जो आपकी चेयर है या सीट है, वो आपके कितने आवर्स यूज़ कर रही है पर यूनिट? 3 यूज़ कर रही है। 3 घंटे लगते हैं एक यूनिट को बनाने में, और हम यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट ही निकाल रहे हैं यार, हम 2 सीट की पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहे हैं। तो 3 × 1.71 कर दूंगा, यानी कि 1 घंटे में ओवरहेड कितने लगेंगे? 1.71। तो 3 घंटे में 3 × 1.71 $3 × 1.71, हाउ मच इज दैट? दिस इज इक्वल टू, अच्छा ये भी डॉलर है तो
ऑलर का साइन आप 1.7 के पहले भी लगाओगे। ये हो गया आपके पास 5.13, ठीक है। टोटल जो आपके पास कॉस्ट आ गई वो सबको ऐड करने के बाद आपके पास 50.90 आ गई। वैसे 50.89 कुछ आ रही है, आप उसको 2 डेसिमल प्लेसेस राउंड ऑफ करोगे तो 50.90 हो गया। दिस इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ 1-2 सीट बेंच। इसको टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट भी कह सकते हैं, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट भी कह सकते हैं। अगर आपसे सवाल में सेलिंग प्राइस निकालने का कहा होता तो आपको मार्कअप या मार्जिन कुछ ना कुछ गिवन होता, तो आप उसकी बुनियाद पे, अगर आपको मार्जिन गिवन होता तो आप मार्जिन को मार्कअप में कन्वर्ट करते और टोटल कॉस्ट पे मार्कअप अप्लाई करते, प्रॉफिट ऐड करते, आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाती। वो यूजुअली ऐसे सवालों में आते हैं जहाँ पे किसी पर्टिकुलर जॉब, स्पेसिफिक जॉब के हवाले से आपको पूरी कैलकुलेशन करनी होती है। वो भी एक सवाल है पास पेपर का, वो भी मैं इंशाल्लाह उसमें भी वीडियो में बहुत जल्द अपलोड करूँगा, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल 30 मार्क्स का सवाल था। तो ये मतलब मैंने सोचा कि यार ये सवाल मैं सॉल्व करवा के दिखाऊं स्टूडेंट्स को। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो के साथ, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।